बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिर दोस्त गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 13 जनवरी 2024। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत टॉप हेडलाइन के साथ करते हैं। तो बात करते हैं कि कड़ाके की ठंड से ठिठुरने लगे लोग, मौसम विभाग ने इन इलाकों के लिए जारी किया अलर्ट। धर्म पर टिप्पणी करने वालों के खिलाफ बने कानून, मंत्री जमा खान ने मंच से की नीतीश कुमार से डिमांड। तेजस्वी ने आधी रात को इस अस्पताल में की छापेमारी, व्यवस्था देख करके गुस्से में लाल हुए स्वास्थ्य मंत्री, सब कुछ था बंद। अब सरकारी धन दबाने वालों की खैर नहीं, संपत्ति नीलामी करने के लिए सरकार ने बनाया है ये प्लान। बिहार की 17 लोकसभा सीटों पर जेडीयू का दावा क्यों, सीएम नीतीश कुमार की पार्टी ने सहयोगी दलों को बताया कारण। बीपीएससी शिक्षक बन गया तो प्यार भूल गया आशिक, जमुई में लोगों ने जबरदस्ती करा दी शादी। के पाठक पर शिक्षा मंत्री ने कसा तंज, बोले हम उनके मन में नहीं बैठे, काम में मन नहीं लगा तो दे दिया इस्तीफा। बिहार में कम नहीं हो रहा है प्राइवेट स्कूलों का क्रेज, 7 साल में 2 गुना से अधिक हुए बच्चों की संख्या। बांग्लादेशी बनवा रहे हैं बिहार में फोटो पहचान पत्र, सीमांचल के जिलों में आबादी से अधिक आधार कार्ड। शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला, सरकारी स्कूल के बच्चों में जल्द दिखेगा बड़ा बदलाव, शुरू होने वाला है ये बड़ा काम। नरेंद्र मोदी 27 जनवरी को चंपारण से चुनाव प्रचार शुरू करेंगे, बेतिया या फिर सुगौली में होगी पीएम मोदी की रैली। बिहार में महागठबंधन में शामिल भाकपा माले ने राज्य में 5 लोकसभा सीटों की कर दी डिमांड। जेडीयू कांग्रेस में बड़ी तकरार, बीजेपी नीतीश के लिए दिखा रही है प्यार, क्या बिहार में फिर हो सकता है बड़ा खेला। के पाठक अवकाश पर गए, फिर क्यों फैल गई इस्तीफे की झूठी खबरें, छुट्टी के लिए अपनानी होती है ये प्रक्रिया। सिर्फ नीतीश कुमार है, तेजस्वी को रत्ती भर भी उपलब्धि नहीं लेने देना चाहते हैं मुख्यमंत्री, दर्द को दबाए फिर रहे हैं आरजेडी कोटे के मंत्री। जेडीयू का इंतजार क्यों कर रही है बीजेपी, नीतीश के मंत्री का बड़ा इशारा, बोले भारी परेशानी है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की रैंकिंग में बिहार 15वें स्थान पर, पटना को वाटर प्लस एवं जीएफसी 1 स्टार रैंकिंग। लालू पर गिरिराज सिंह का तंज, कहा हुए अपने मंत्री के माध्यम से प्रधानमंत्री को दिलवा रहे हैं गाली। पूर्णिया में होगी राहुल गांधी की रैली, किशनगंज होकर के बिहार में प्रवेश करेगी कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। कैसा लग रहा है सर, शराबी टीचर के हाथ में लगी हथकड़ी तो छात्रों ने पूछा सवाल, वीडियो हुआ वायरल। जूतों की माला पहनाएगी जनता, राम मंदिर पर बयान को लेकर के जेडीयू का आरजेडी पर हमला। दोस्तों अब बात करेंगे विस्तार से। तो बात करते हैं कि बिहार में कड़ाके की ठंड शुरू हो चुकी है। अगले 7 दिन तक मौसम विभाग के अनुसार इससे निजात मिलने की संभावना नहीं है। भारत मौसम विज्ञान केंद्र ने शीतलहर की चेतावनी जारी की है। अगले 3 दिनों के लिए उत्तर पश्चिमी और फिर पूर्वी बिहार के क्षेत्र में घना कोहरा छाए रहने का पूर्वानुमान विभाग की ओर से व्यक्त किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार जनवरी, फरवरी और मार्च के दौरान सामान्य बारिश हो सकती है। भारत मौसम विज्ञान केंद्र विभाग के अनुसार मध्य और उत्तर पश्चिमी हिस्सों में ठंड दिन का अनुभव लोगों को होगा। मौसम विभाग पटना के अनुसार किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार यानी कि सीमांचल, मिथिलांचल समेत पूरे बिहार में ठंड काफी ज्यादा बढ़ गया है। मौसम विभाग ने घने कोहरे का अलर्ट भी जारी किया है, जहां अगले 3 दिन के भीतर राज्य में तापमान के तेजी से गिरने की संभावना है।
बिहार में शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। बिहार में आने वाले दिनों में ठंड में इजाफा होने का अनुमान मौसम विभाग ने जताया है। मौसम विज्ञान केंद्र से मिल रही जानकारी के मुताबिक शुक्रवार की सुबह से ही राज्य के दक्षिण, उत्तर पश्चिम एवं उत्तर मध्य भागों में घना कोहरा, जबकि बचे हुए भागों में सुबह के समय हल्के से मध्यम स्तर का कुहासा छाया हुआ रहेगा। लोगों को अभी कनकनी से राहत मिलने का अनुमान नहीं है। वहीं आने वाले दिनों में तापमान का पारा और भी नीचे जा सकता है। आप कमेंट करके बताइए कि आपके जिले में ठंड कैसी है, ठंड है या नहीं, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हम जहां से वीडियो बना रहे हैं यहाँ पर तो ठंड काफ़ी ज़्यादा है। यानी कि इस साल का सबसे ज़्यादा ठंड आजकल के दिनों में ही देखने को मिल रहा है। आपके वहाँ का मौसम का क्या हाल है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही आपको बता दूं कि कल आपसे के पाठक को लेकर के सवाल किया गया था कि के पाठक बिहार में अच्छा काम कर रहे हैं या नहीं, के पाठक को इस्तीफा देना चाहिए या नहीं। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने इस पर जवाब दिए हैं। आपको बता दूं कि सैकड़ों की संख्या में कमेंट आया वीडियो में कि के पाठक को इस्तीफा नहीं देना चाहिए। अब मैं विश्वास के साथ आपको बताना चाहूँगा कि कम 99% लोगों ने के पाठक की जमकर के तारीफ की है, कमेंट करके बताया है कि के पाठक को इस्तीफा नहीं देने चाहिए, क्योंकि के पाठक जब से बिहार में आया है तब से बिहार की शिक्षा की गुणवत्ता में काफ़ी ज़्यादा सुधार आया है, एक रेवोल्यूशन आया है। ऐसे में के पाठक को इस्तीफा नहीं देनी चाहिए, ये 99% लोगों का कहना है, कमेंट करके बताया था। आज आप लोगों के लिए सवाल ये है कि आप लोगों के वहाँ पर ठंड कैसी है। आपको ऑप्शन दे रहे हैं, उन ऑप्शन में से आप कोई भी ऑप्शन चूज करके नीचे कमेंट करके लिख सकते हैं। ऑप्शन है थोड़ी बहुत, दूसरा है काफ़ी ज़्यादा, और तीसरा है हार कपा देने वाली ठंड। इन तीनों ऑप्शन में से आप कोई भी ऑप्शन चूज करके नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं, और हमको भी मालूम चलेगा कि नहीं आपके क्षेत्र में ठंड कैसी है। दोस्तों, सीएम नीतीश कुमार के विधायक ने आरजेडी के विधायक शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर पर बड़ी बात कह दी है। यहीं तक नहीं, पाला बदलने पर भी बड़ा बयान दिया है। आपको बता दें कि राम मंदिर को लेकर के आरजेडी के कई नेता इन दिनों विवादित बयान दे रहे हैं। आरजेडी कोटे से शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर और विधायकों को नीतीश कुमार की पार्टी विधायक डॉक्टर संजीव कुमार ने करारा जवाब दिया है। संजीव कुमार ने कहा है कि जनता उनकी जुबान पर लगाम लगा देगी और फिर जूते का माला पहनाएगी। बीते गुरुवार को एक न्यूज़ चैनल से बातचीत के दौरान विधायक संजीव कुमार ने यह कहा है। आपको बता दूं कि संजीव कुमार जेडीयू के विधायक है। जय संजीव कुमार ने कहा है कि जनता उनको ज़रूर जवाब देगी। हम लोग उम्मीद नहीं करते थे कि शिक्षा मंत्री राम के बारे में ऐसा बोलेंगे। जब पहले वे रामचरितमानस के बारे में बोलते थे, संजीव कुमार ने कहा है कि मैंने पहले भी कहा कि अगर आप किसी दूसरे धर्म के बारे में, इस्लाम के बारे में, क्रिश्चियन के बारे में ऐसा बोलते हैं तो फिर उन पर फतवा जारी हो जाता। जेडीयू विधायक ने कहा है कि हमारी पार्टी हर धर्म का सम्मान करती है। उनके नेता को सोचना चाहिए कि ऐसे लोग जो हिंदू धर्म के बारे में इस तरह की बात करते हैं उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। हमारे हिसाब से तो ऐसे मंत्री को बर्खास्त कर देनी चाहिए। वहीं पर बिहार की राजनीति में अटकलों का दौर जारी है, जहां इस सवाल पर कि क्या नीतीश कुमार फिर से पाला बदल देंगे, इस पर संजीव कुमार ने कहा है कि राजनीति में कल क्या होगा ये कोई नहीं जानता है। बिहार की जनता के लिए जो अच्छा होता है वह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज तक करते आए हैं या आगे भी करते रहेंगे। अगर नीतीश कुमार फिर से बीजेपी में शामिल होते हैं तो फिर लोग फिर से पलटूराम कहेंगे। इस पर संजीव कुमार ने जवाब देते हुए कहा है कि अगर पलटूराम नीतीश कुमार को कोई कहता है तो फिर पूरी तरह से गलत है, क्योंकि नीतीश कुमार कहाँ पलटे हैं। नीतीश कुमार तो लगातार मुख्यमंत्री बने हुए हैं। बीच में जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री बने, नीतीश कुमार ही बनवाए थे। या तो फिर उनके साथ जो पार्टी के साथ रहते हैं वे पलटते रहते हैं, जब उनका विचार पलटते रहता है वे इधर उधर करते हैं। नीतीश कुमार तो एक ही पद पर लगातार बने हुए हैं, अन्य पार्टी पलटूराम है, नीतीश कुमार पलटूराम नहीं। दोस्तों, जदयू के मुस्लिम मंत्री जमा खान ने बड़ी बात कह दी है। उन्होंने कहा कि धर्म पर टिप्पणी करने वालों के खिलाफ कानून बने। आपको बता दूं कि देश में इन दिनों धार्मिक मामलों, देवी देवताओं पर लगातार बयानबाजी की जा रही है। भगवान राम से लेकर के रामचरितमानस, सरस्वती पर नेताओं द्वारा की जा रही बयानबाजी से सियासी पारा चढ़ा हुआ है। इन सब के बीच बिहार के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री जमा खान ने बड़ा बयान देते हुए अपनी सरकार से मांग की है कि धर्म के मामले में पर बोलने वालों के लिए कानून बने जिससे उन्हें सजा मिल सके। जमा खान ने कहा है कि मेरी व्यक्तिगत राय है और फिर मैं डिमांड करूंगा और फिर अपने नेता से भी कहूंगा एक कानून बन जाए कि धर्म की बात जो भी मंच पर करता है, किसी भी पार्टी से संबंधित हो, उसका तुरंत निष्कासन होना चाहिए। धर्म की बातें खुले मन से नहीं होना चाहिए, ये आस्था का विषय है। अगर कोई धर्म की बात करता है तो फिर किसी न किसी को इससे ठेस पहुंचता है जो सही नहीं है। जैसे बिहार में शराबबंदी का कठोर कानून बना है, वैसे इस पर कानून बन जाए,
इस पर कानून बनना चाहिए कि कोई भी किसी की आस्था पर के खिलाफ बोलते हैं तो उसको तुरंत निष्कासन होना चाहिए। दरअसल बिहार सरकार के मंत्री चंद्रशेखर और फिर फतेह बहादुर सिंह लगातार हिंदू देवी देवताओं को लेकर के विवादित बयान दे रहे हैं। जहाँ रामचरितमानस को लेकर भी दोनों नेताओं ने इस तरह के बयान दिए हैं जिससे बवाल मच गया है। जहाँ इस तरह के बयानों पर जेडीयू कोटे के मंत्री जमा खान ने कहा था कि ये देश हम सबका है, कुछ चंद लोग इसको बिगाड़ना चाहते हैं। मेरा उनसे अनुरोध है कि इसको ना बिगाड़े। किसी भी धर्म या फिर आस्था के विषय पर किसी भी व्यक्ति को बयान नहीं देना चाहिए। दोस्तों, बिहार के उप मुख्यमंत्री सह स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव ने गुरुवार को आधी रात सरकारी अस्पताल का निरीक्षण करने के लिए निकल पड़े। जहां हाजीपुर सदर अस्पताल में उन्होंने रात में निरीक्षण किया। जहां भी व्यवस्था में कमी देखी वहां उन्होंने जम करके फटकार लगाई और सख्त कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया है। जहां तेजस्वी यादव ने सख्त लहजे में कहा है कि ऐसी व्यवस्था एकदम बर्दाश्त नहीं की जाएगी। देर रात ही अधिकारियों को अस्पताल तलब करके मौके पर ही क्लास लगाने लगे। जब गुरुवार की रात करीब 1 बजे बिहार के स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव बिना बताए गुपचुप तरीके से हाजीपुर सदर अस्पताल में दाखिल हुए और फिर तेजस्वी यादव ने घूम करके अस्पताल का निरीक्षण किया। तेजस्वी के इस सीक्रेट ऑपरेशन के दौरान स्वास्थ्य विभाग की कलई खुलती हुई दिखी और फिर अस्पताल से डॉक्टर्स नदारत थे तो फिर दवा काउंटर भी बंद मिला और तो और अस्पताल में तैनात प्रहरी गहरी नींद में सोए हुए थे। जब स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव ने करीब 2 घंटे तक हाजीपुर सदर अस्पताल का कोना कोना छान मारा और फिर अस्पताल प्रबंधक को इसकी भनक तक नहीं लगी। स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव ने मरीजों का हालचाल जाना और डॉक्टरों से पूछा, ये सवाल पूछताछ की। जहाँ तेजस्वी यादव को अस्पताल में जहाँ भी गड़बड़ी देखी वहाँ उन्होंने अधिकारियों और फिर कर्मचारियों का जम करके क्लास लगा दिया। स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव ने अस्पताल में सफाई के इंतजाम सही नहीं होने के से लेकर के बंद दवा काउंटर को लेकर के नाराजगी जताई है। हाजीपुर सदर अस्पताल के उपाधीक्षक हरिप्रसाद ने बताया है कि स्वास्थ्य मंत्री अस्पताल का निरीक्षण करने आए थे। सोते हुए गार्ड्स को लेकर के नाराज थे। जहां ईसीजी मशीन नहीं है, हम लोग 1 महीने पहले डीएम से मांगे थे, अभी तक नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि बिल्डिंग बहुत दिनों से बन करके पड़ा हुआ है, चालू नहीं हो रहा है। तेजस्वी यादव के इस सरप्राइज विजिट से सन्नाटे वाली रात में भी हरकत दिखने लगा। जब तेजस्वी के गुस्से को देख करके सर्द रात में भी अधिकारियों के पसीने छूटते दिखाई दिए। जब गड़बड़ियों को देख करके स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को देर रात ही तलब कर दिया गया। जहाँ तो फिर अस्पताल प्रबंधक भागे भागे पहुंचे और तेजस्वी के सामने हाथ जोड़ते हुए दिखे। गड़बड़ियों को लेकर के स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव ने अधिकारियों की मौके पर क्लास लगाई और गड़बड़ियों को लेकर के कार्रवाई का आदेश दिया। दोस्तों, आखिर जिसका डर था वही हुआ। जहाँ वही संकेत मिल रहे हैं। आपको बता दूं कि बिहार महागठबंधन में खींचतान बढ़ गई है। आपको बता दूं कि लोकसभा के चुनाव को लेकर के एनडीए के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए इंडिया गठबंधन के नेता तो तैयार हैं, लेकिन सीटों के बंटवारे को लेकर के अभी कुछ भी साफ नहीं हो सका है। जब बिहार में इसकी तस्वीर भी अलग ही दिख रही है। जिसका डर था उसी के संकेत भी मिल रहे हैं। जब बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं और फिर महागठबंधन में दबाव की राजनीति शुरू है, जिस कारण खींचतान की स्थिति बन गई है। गठबंधन के सभी दल सीटों को लेकर के अपना दावा जता रहे हैं, जिससे तय माना जा रहा है कि सीट बंटवारा आसान नहीं है। जेडीयू अपनी सिटिंग सीट को लेकर के 16 से 17 सीटों पर दावा जता रही है। वहीं पर गठबंधन में सहयोगी कांग्रेस ने 9 से लेकर के 10 सीटों पर दावा जताया है। जब वामपंथी दलों में भाकपा की 3 और माकपा माले की ओर से 5 सीटों की दावेदारी सामने आई है। जब इतना तय माना जा रहा है कि बिहार विधानसभा में सबसे बड़े दल और गठबंधन की सहयोगी आरजेडी भी उतनी ही सीटें अपने पास रखेगी जितनी सीटें जेडीयू के हिस्से में होगी। जब भाकपा राज्य सचिव राम नरेश पांडे ने कहा है कि हम दर्जन भर सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन बेगूसराय, बांका और मधुबनी तो लड़ेंगे ही। जब भाकपा माले के धीरेन्द्र झा, राजाराम सिंह, केडी यादव ने उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से मिलकर के अपने कोटे की 5 सीटों की सूची सौंप दी है। राज्य में लोकसभा की 40 सीटें हैं। ऐसे में बड़ा सवाल है कि आखिर सीट बंटवारे का मसला कैसे सुलझेगा। जहां इंडिया गठबंधन को लेकर के यही कहा जा रहा था कि बिहार में आसानी से सीट बंटवारा हो जाएगा, जहां अब कहा जा रहा है कि सभी सहयोगी दल दबाव की राजनीति कर रहे हैं। जहां हालांकि लगभग तय माना जा रहा है कि जनवरी में सीटों को लेकर के तस्वीर साफ हो सकती है। दोस्तों, बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से 17 पर जेडीयू ने दावा ठोका है। सीएम नीतीश कुमार की पार्टी के कई नेताओं ने साफ कह दिया है कि जो उनकी अभी 16 सिटिंग सीट है उस पर नहीं लड़ने का कोई सवाल ही नहीं है। महागठबंधन में एक तरफ जहां सीटों को लेकर के पेंच फंसता हुआ दिख रहा है, तो वहीं जेडीयू का सीटों को लेकर के दावा बरकरार है।
अब जेडीयू नेता और नीतीश कुमार के करीबी मंत्री अशोक चौधरी ने अपने सहयोगी दलों को कारण बताया है कि क्यों 17 सीटों पर पार्टी दावा कर रही है। जेडीयू नेता और नीतीश सरकार में भवन निर्माण विभाग के मंत्री अशोक चौधरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी बात कही और फिर इसके पीछे का आधार भी बताया है। उन्होंने लिखा है कि इंडिया गठबंधन की 17 सीटों का दावों का आधार भी है। जब पिछले लोकसभा चुनाव में जेडीयू 16 सीटों पर जीती थी, कुल मिलाकर के 17 पर हम लोग लड़े थे। अशोक चौधरी ने अपने पोस्ट में सीएम नीतीश कुमार की एक बड़ी तस्वीर शेयर की है, जिसमें साथ लिखा गया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास एक बड़ा जन आधार है, एक बड़ा चेहरा हम लोगों के पास है। नीतीश कुमार जिस गठबंधन में भी रहे हैं उसका पलड़ा भारी रहा। आपको बता दें कि इसके पहले केसी त्यागी, विजेंद्र यादव और विजय कुमार चौधरी जैसे जेडीयू के बड़े नेताओं ने 17 सीट पर अपना दावा रखा है। अब अशोक चौधरी ने सहयोगी को साफ संदेश दे दिया है कि जेडीयू 17 सीटों पर ही चुनाव लड़ेगी। दोस्तों, बिहार में लोकसभा चुनाव की तैयारियों की रिपोर्ट राष्ट्रीय चुनाव आयोग को दी जाएगी। यह शुक्रवार को नई दिल्ली में चुनाव आयोग द्वारा सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ बैठक तय की गई है। जी हां, बैठक में बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी चुनाव से संबंधित तैयारियों की जानकारी देंगे। दिसंबर में चुनाव आयोग द्वारा लखनऊ में सभी राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारियों की बैठक आयोजित की गई थी। दिल्ली की बैठक में लोकसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा होगी। बिहार में ईवीएम की जाँच की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। जब बूथों को चिन्हित करते हुए मतदान केंद्र भवनों की मरम्मत एवं आवश्यक सुविधाएं बहाल करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जहां राज्य में यानी कि बिहार में मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन की तिथि चुनाव आयोग द्वारा 22 जनवरी 2024 निर्धारित है। जहां सभी जिलों में पर्याप्त आवेदनों के अनुसार मतदाता सूची में नए नामों को शामिल करने और फिर मतदाता सूची के नाम, पता एवं फोटो में संशोधित प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जा रहा है। जहां अब तक 25 लाख नए मतदाताओं के नाम शामिल किए गए हैं। मृतक मतदाताओं के नाम हटाए जा रहे हैं। चुनाव आयोग के निर्देश अनुसार राज्य में यानी कि बिहार में नशीले पदार्थों एवं तस्करी में संलिप्त अपराधियों पर कार्रवाई शुरू की जा चुकी है। जब सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को भी वारंटियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। आगामी लोकसभा आम चुनाव को लेकर के उल्टी गिनती शुरू हो गई है। दोस्तों, प्यार में अक्सर लोग जीने मरने की कस्में खाते हैं। किसी का प्यार पूरा होता है तो किसी का अधूरा ही रह जाता है। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने फायदे के लिए धोखा भी देने से गुरेज नहीं करते। जी हां, बिहार के जमुई में एक युवक बीपीएससी पास करके शिक्षक क्या बन गया कि उसने वर्षों के प्यार को ठुकरा ही दिया। हालांकि प्रेमिका ने हार नहीं मानी। ग्रामीणों ने प्रेमी जबरदस्ती मंदिर में प्रेमिका से शादी करवा करके भूत उतार दिया। ये पूरा मामला बिहार के जमुई के गिद्धौर का है। जब बुधवार यानी कि 10 जनवरी की रात गिद्धौर स्थित ऐतिहासिक पंच शिव मंदिर के प्रांगण में बीपीएससी शिक्षक की शादी कराई गई। लड़की पक्ष वालों ने स्थानीय ग्रामीणों की मदद से महीनों पूर्व से शादी की बात से इनकार कर रहे शिक्षक को पकड़ लिया और फिर विवाह संपन्न करवा दिया गया। शादी का वीडियो भी इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जाता है कि जमुई जिले के चकाई प्रखंड के एक गांव के रहने वाले सत्यनारायण वर्मा के पुत्र मुकेश कुमार वर्मा की शादी चकाई प्रखंड की पूर्णिमा कुमारी उर्फ सपना नाम की लड़की से 2 साल पहले तय की गई थी। जब दोनों एक दूसरे से बीते 2015 से प्रेम करते थे। जब इसके बाद दोनों के घर वालों ने इसकी शादी तय कर दी थी। जब शादी तय होने के बाद मुकेश और पूर्णिमा दोनों एक दूसरे से घंटों बात करने लगे थे। इसी बीच मुकेश की 2023 में बीपीएससी से हुई शिक्षक बहाली के तहत नौकरी लग गई। बताया गया है कि बीते 6 महीने से मुकेश कुमार वर्मा गिद्धौर प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय बनझुलिया में सहायक शिक्षक के पद पर तैनात है। जब प्रेमिका पूर्णिमा ने बताया है कि शादी तय होने के 1 साल तक दोनों के बीच सब ठीक ठाक था। जब से मुकेश ने बीपीएससी का एग्जाम क्लियर करके शिक्षक के पद पर चयनित हुआ है, तब से ही उसकी नीयत बदल गई है। पिछले 5 महीनों से वह उसका फोन भी नहीं उठा रहा था। जब कई बार गांव में भी पंचायत बुलाई गई, लेकिन मुकेश बात मानने को तैयार नहीं था। अब शादी तोड़ने की जिद पर अड़ा था। जब पूर्णिमा ने बताया है कि पिछले साल यानी कि साल 2023 दिसंबर में उसने गिद्धौर थाने में मुकेश की शिकायत साक्ष्य के साथ की थी। इसके बाद वह अपने घर वालों की मदद से बुधवार की रात गिद्धौर बाजार में रह रहे मुकेश के पास पहुंची। इसके बाद पंच शिव मंदिर में हिंदू रीति रिवाज दोनों की शादी करा दी गई। दोस्तों, आपका इसके बारे में क्या राय है? लड़की वालों ने जो उनके साथ किया वो सही है या गलत? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, के पाठक पर शिक्षा मंत्री ने तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि हम उनके मन में नहीं बैठे हैं, काम में मन नहीं लगा तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। आपको बता दें कि बिहार के चर्चित
आईएएस अधिकारी के पाठक ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव पद के कार्यभार का परित्याग कर दिया, जो कि ये खबरें फैलाई जा रही है। जब कुछ लोग इसे अफवाह बता रहे हैं तो कुछ सच बता रहे हैं। इस संदर्भ में शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने कहा कि हम उनके मन में थोड़ी ना बैठे हैं। जब उनके मन में काम करने का मन नहीं हुआ तो फिर वे इस्तीफा दे दिया, हम क्या करें। उन्होंने ये बात बेगूसराय में पत्रकारों से चर्चा करने के दौरान गुरुवार को कही है, जब यहाँ वे राजद के कार्यकर्ता संवाद सम्मेलन में भाग लेने के लिए पहुंचे थे। हालांकि यहाँ आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए एक आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल भी किया। इस दौरान शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने केंद्र सरकार और बीजेपी पर जमकर के हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भगवान में सब आस्था रखते हैं, बीजेपी वाले आस्था को बेच करके भाई भाई को लड़ाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि लालू यादव ने गरीबों को ताकत दी, पढ़ना लिखना सिखाया, लालू यादव को परेशान किया जा रहा है। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि आज किसानों, नौजवानों सभी को ठगाया जा रहा है, सभी को ठगा है। या नमक से लेकर के कफन तक जीएसटी लगा दिया गया है। कहा गया था कि एक माह में सभी के खाते में 15 से 20 लाख रुपए आ जाएगा, जिसके चलते लोग झांसे में आ गए। इस मौके पर बिहार सरकार और फिर तेजस्वी यादव की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव ने 10 लाख नौकरी देने का वादा किया था। डिप्टी सीएम बनने के बाद 1 साल में 5 लाख लोगों को नौकरी दी गई। 13 जनवरी को नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में भी नौकरी की बहार आएगी। जब उन्होंने कहा कि बिहार के साथ सौतेले व्यवहार किया जा रहा है। शिक्षा मंत्री ने कार्यकर्ताओं से पार्टी संगठन को मजबूत बनाते हुए आगामी चुनाव की तैयारियों में जुटने की अपील की है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से घर घर जाकर के बिहार सरकार की उपलब्धियों को भी बताने की अपील कार्यकर्ताओं से की है। दोस्तों, बिहार की स्कूली शिक्षा में प्राइवेट स्कूलों की धमक साफ देखने को मिल रही है। जहां थोड़ी सी भी आर्थिक स्थिति में मजबूत अभिभावक अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ाना चाहते हैं। इसका जीता जागता प्रमाण यूडाइज का आंकड़ा है। इससे पता चलता है कि पिछले 7 सालों में 2015-16 से 2021-22 के बीच प्राइवेट स्कूलों की संख्या और उनमें पढ़ने वाले बच्चों की संख्या में करीब 2 गुना इजाफा हुआ है। साल 2015-16 के दरमियान राज्य में स्कूलों की कुल संख्या 84,236 स्कूल था, जो 3,944 प्राइवेट स्कूल थे। जहाँ शैक्षणिक सत्र 2021-22 के सत्र में राज्य में प्राइवेट स्कूलों की कुल संख्या बढ़कर के 2 गुना यानी कि 8,097 पहुंच गई है। जब वहीं 2015-16 से 2021-22 के दरमियान में राज्य में कुल स्कूलों की संख्या में सरकारी स्कूलों की हिस्सेदारी 88% से घटकर के 81% रह गई है। जब संख्या के हिसाब से पिछले 7 सालों में सिर्फ 869 सरकारी स्कूलों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। दोस्तों, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए शानदार मौका है। इच्छुक उम्मीदवार इस वीडियो को पूरा देखें और फिर जानें कि कौन सी सरकारी नौकरी है। आपको बता दूं कि बिहार लोक सेवा आयोग ने ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर समेत कई पदों पर भर्ती के लिए 1000 से ज़्यादा वैकेंसी ही भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। यह सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर जाकर के ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दें कि बीपीएससी द्वारा जारी भर्ती नोटिफिकेशन के अनुसार लंबे समय के बाद कृषि विभाग की ओर से एक साथ इतनी भर्तियां निकाली है। बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी को परीक्षा कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जो अभ्यर्थी 15 जनवरी से आवेदन कर सकते हैं। वहीं आवेदन की अंतिम तिथि 28 जनवरी है। जब सबसे अधिक प्रखंड कृषि पदाधिकारी की 866 पदों पर भर्ती होगी। अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, उप परियोजना निदेशक, आत्मा सहायक और फिर निदेशक एवं समकक्ष के कुल 155 पदों पर भर्ती होगी। दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बीजेपी ने रणनीति बनानी शुरू कर दी है। जब पार्टी ने तय कर दिया है कि इस बार 2019 के मुकाबले ज़्यादा लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारे जाएंगे। इसके साथ ही हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव की तर्ज पर चुनाव के ऐलान से पहले ही उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की जाएगी। माना जा रहा है कि जनवरी के अंत में या फिर फरवरी के पहले सप्ताह में बीजेपी की पहली लिस्ट जारी हो सकती है। बीजेपी की पहली सूची में उन 164 से ज़्यादा सीटों पर उम्मीदवारों के नामों की घोषणा होगी, जिसको बीजेपी ने या तो कभी नहीं जीती या जीत का मार्जिन बेहद कम रहा। यह पार्टी का मानना है कि ऐसा करके वोट प्रतिशत बढ़ाया जा सकता है। जब बीजेपी पिछले 2 साल में से ऐसी सीटों पर लगातार मेहनत कर रही है। आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 436 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जहां इनमें से 133 सीटों पर बीजेपी चुनाव हार गई थी। इसके अलावा 27 ऐसी सीटें हैं जहां बीजेपी कमजोर है। इन 164 सीटों का क्लस्टर बनाकर के केंद्रीय मंत्रियों और फिर बड़े नेताओं को इनकी जिम्मेदारी
दी गई है। 2019 के मुकाबले इस बार बीजेपी के साथ सहयोगी दलों की संख्या कम है। जहां पंजाब में भी बीजेपी इस बार अकेले चुनाव लड़ेगी। बिहार में भी जदयू का साथ छूटने के बाद बीजेपी यहां लगभग 30 सीट पर चुनाव लड़ेगी। हालांकि पार्टी सूत्रों की माने तो अभी कुछ और सहयोगी दल अलग अलग राज्य से एनडीए में आ सकते हैं, लिहाजा अभी उन दलों के लिए दरवाजे खुले रह जाएंगे। ऐसे में बीजेपी उन्हीं सीटों के उम्मीदवार अभी तय करेगी जो पूरी तरीके से बीजेपी की है या फिर उन पर बीजेपी चुनाव लड़ती आई है। दोस्तों, बिहार के सरकारी स्कूलों को पठन पाठन को दुरुस्त करने में शिक्षा विभाग जोर शोर से लगा हुआ है। अब प्राइवेट स्कूलों की तरह बिहार के सरकारी स्कूलों के बच्चे भी एक ड्रेस और फिर एक तरीके के बैग के साथ क्लास अटेंड करेंगे। जी हां, सरकारी स्कूलों की कक्षा 1 से 3 तक के बच्चे नए सत्र में एक जैसे स्कूल बैग और पानी की बोतल लिए दिखाई देंगे। एक जैसी पोशाक के बाद बच्चों को समानता का बोध कराने की ये बड़ी पहल है। या इससे बच्चे रोजाना स्कूल जाने को उत्साहित भी होंगे। कक्षा 3 तक के सभी बच्चों को फाउंडेशन, लिटरेसी एंड न्यूमेरिक किट दिए जाएंगे। इस किट में स्कूल बैग, स्लेट, कॉपी, पेंसिल, ड्राइंग बुक, कलर एवं पानी की बोतल रहेगी। जी हां, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने इस संबंध में पत्र जारी कर दिया है, जिसमें बताया गया है कि तय एजेंसी ब्रांड मुख्यालय तक किट पहुंचाएगी। जब विद्यालय में किट वितरण की जवाबदेही प्रधान अध्यापकों की होगी, जब वे रोजाना किट में दी गई सामग्रियां लेकर के आने की निगरानी और फिर इसकी उपयोगिता और फिर शैक्षणिक गतिविधियों में सुधार का मूल्यांकन भी करेंगे। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जनवरी को बिहार आ रहे हैं। पीएम मोदी महात्मा गांधी की कर्मभूमि चंपारण की धरती से बिहार के लोकसभा चुनाव अभियान का आगाज करेंगे। जब पार्टी के सूत्रों से जानकारी दी गई है कि पूर्वी चंपारण की सुगौली या फिर पश्चिमी चंपारण की बेतिया में मोदी जी की विशाल रैली होगी। इसकी सूचना पार्टी कार्यालय को मिल गई है। एनडीए से नीतीश कुमार के अलग होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये पहली बिहार यात्रा होगी। 2022 के अगस्त में नीतीश कुमार ने भाजपा से दूरी बना ली और फिर राजद, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों के साथ मिलकर के बिहार में महागठबंधन की सरकार बना ली थी। बिहार में लोकसभा के 40 सीटें हैं, जहां उन सभी पर बीजेपी की पैनी नजर है। 39 सीटों पर जीत दर्ज किया था, जहां जेडीयू के साथ गठबंधन में 39 सीटों पर 17 सीटों पर चुनाव लड़ा था और फिर सभी सीटों पर जीत दर्ज की थी। जब 17 सीटों पर चुनाव लड़ते हुए जदयू को 16 पर फतेह हासिल हुई थी। बिहार के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में स्थित चंपारण काफी ऐतिहासिक महत्व वाला इलाका है। 1917 में महात्मा गांधी ने यहाँ से सत्याग्रह की शुरुआत की। जब नील की खेती के लिए अंग्रेजों की दमनकारी नीति के खिलाफ महात्मा गांधी ने पहली बिल्कुल भी यहीं पर फूका था और यहीं से आज़ादी के लिए क्रांति की चिंगारी पूरे देश में फैली थी। एक भाजपा नेता ने बताया है कि देश की आज़ादी के लिए महान स्वतंत्रता सेनानी महात्मा गांधी की त्याग तपस्या को नमन करने के लिए पीएम मोदी ने चंपारण को चुना है। इससे यह भी पता चल जाएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की राजनीति में बिहार के महत्व को कितना समझते हैं। माना जा रहा है कि इस यात्रा के दौरान महात्मा गांधी विकास की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। जहां एक पार्टी नेता ने बताया है कि बीजेपी बिहार की सभी 40 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम कर रही है। जहां इसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई बड़े नेताओं की रैलियां बिहार में जनवरी और फिर फरवरी में होने वाली है। दोस्तों, देश में जहां पर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की धूम है, वहीं पर एक यात्री ने इस पर गंभीर आरोप लगाया है। नई दिल्ली से वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन से यात्रा कर रहे एक यात्री ने शिकायत की कि यात्रा के दौरान उसे और बाकी यात्रियों को बासी खाना परोसा गया। इतना ही नहीं, खाने में से बदबू भी आ रही थी। जहां उसने एक्स पर एक पोस्ट शेयर की है जो अब वायरल हो रही है। जहां उसमें आकाश केसरी ने अपनी शिकायत करने के लिए वीडियो भी शेयर की है, जिसके तुरंत बाद भारतीय रेलवे की ओर से प्रतिक्रिया आई है। उसने एक्स पर एक पोस्ट शेयर की है जिसमें अब वायरल हो रहा है। जहां उसमें आकाश केसरी ने अपनी शिकायत करने के लिए वीडियो भी शेयर की है, जिसके तुरंत बाद भारतीय रेलवे की तरफ से प्रतिक्रिया आई है। आकाश ने अपने पोस्ट में कहा है कि नमस्कार, मैं वंदे भारत ट्रेन में यात्रा कर रहा हूं। अब जो खाना परोसा गया है उसमें बदबू आ रही है और खाने की गुणवत्ता बहुत गंदी है। कृपया मेरे सारे पैसे वापस कर दे। ये विक्रेता वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का ब्रांड नाम खराब कर रहे हैं। जब वीडियो वायरल होते ही यात्रियों की सहायता के लिए आधिकारिक अकाउंट रेलवे सेवा ने एक एक्स पर पोस्ट पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है। IRCTC ने भी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि सर, आपके असंतोषजनक अनुभव के लिए हम ईमानदारी से माफ़ी मांगते हैं। जब मामले को गंभीरता से लिया गया है, सेवा प्रदाता पर उचित जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा जिम्मेदार सेवा प्रदाता कर्मचारी को हटा दिया गया है और लाइसेंसधारी को उचित निर्देश दिया गया है। ऑन बोर्ड सेवाओं की निगरानी को और मजबूत किया गया है।
दोस्तों, बिहार सरकार की तरफ से किसान भाइयों की आय बढ़ाने और फिर खेती को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही है। इन योजनाओं के जरिए सरकार किसानों को सब्सिडी, अनुदान, ऋण, प्रशिक्षण और फिर अन्य सुविधाएं प्रदान करेगी। दरअसल बिहार सरकार किसानों को विभिन्न फसलों की खेती पर सब्सिडी प्रदान करती है। इनमें खरीफ फसलों, रबी फसलों, दलहन, तिलहन, सब्जियां आदि फल शामिल है। सब्सिडी की राशि फसल की प्रजाति, क्षेत्र और फिर अन्य कारकों के आधार पर अलग अलग होती है। साथ ही बिहार सरकार किसानों को फसल बीमा योजना के तहत बीमा प्रदान करती है। इस योजना के तहत किसानों को फसल के अनुदान की स्थिति में आर्थिक सहायता मिलती है। बिहार सरकार ने किसानों को सिंचाई की सुविधा देने के लिए कई योजनाएं बनाई हैं। इनमें सामुदायिक नलकूप, पाइपलाइन और तालाब निर्माण की योजना शामिल है। वहीं बिहार सरकार किसानों को कृषि उपकरण देती है, जहाँ इससे किसानों को खेती करना आसान और कम लागत में होता है। जब बिहार सरकार कृषि प्रशिक्षण देती है, इससे किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों की जानकारी मिलती है, जो उनकी खेती को अधिक उत्पादक बनाने में मदद करती है। इसके अलावा बिहार सरकार आत्मनिर्भर कृषि के लिए किसानों को प्रोत्साहित कर रही है। इसीलिए सरकार किसानों को पशुपालन, मत्स्य पालन, जैविक खेती और फिर अन्य गैर फसल वाली व्यवसायों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। दोस्तों, पटना में भाजपा बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ की ओर से गुरुवार को हमारे सपनों के भारत विषयक परिचर्चा का आयोजन किया गया। यह परिचर्चा में भाग लेते हुए भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि 2014 में प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी के आने के बाद भारत का सॉफ्ट स्टेट वाली छवि दूर हुई है। उन्होंने कहा कि उड़ी के बाद बालाकोट भी हुआ और फिर घर में घुस करके दहशतगर्दियों का सफाया भी किया गया। भारत ने तय किया और फिर हुर्रियत तथा पाकिस्तान से बात करना बंद किया तथा अपनी कूटनीति से हुर्रियत जैसे संगठन को दहशतगर्द बताया। उन्होंने कहा कि 2014 में मोदी को जो जनादेश मिला वह भारत के नव अवधियों के लिए था। जब मोदी को मिले जनादेश के बाद इंग्लैंड के एक अखबार ने अपनी सुर्खियां बनाते हुए लिखा था कि ये भारत की दूसरी आज़ादी है। अखबार ने ऐसा इसलिए लिखा कि पहली बार भारत की संपूर्ण सत्ता एक ऐसे हाथ में आई थी जिसका ब्रिटिश उपनिवेशकों से कोई भी रिश्ता नहीं था। सरकार की विभिन्न योजनाओं से बीते 10 वर्षों में न केवल भारत का आत्मसम्मान बढ़ा है, बल्कि आज भारत एक नई ऊंचाई पर अग्रसर है। दोस्तों, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग और फिर नियोजित शिक्षकों को लेकर के बड़ा बयान दिया है। जब मीडिया से बात करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि सीट शेयरिंग पर गठबंधन के बड़े नेता फैसले ले रहे हैं और फिर इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर के किसी तरह की परेशानी नहीं है। समय रहते सब कुछ बढ़िया से हो जाएगा। वामपंथी नेता रामबली सिंह द्वारा 5 सीट और मंत्री अशोक चौधरी द्वारा जेडीयू के 17 सीटों पर चुनाव लड़ने के दावे के सवाल पर तेजस्वी यादव ने कहा है कि सीट शेयरिंग इंटरनल मसला है, जिस पर सभी संबंधित लोगों की बात हो रही है। जी हाँ, सीनियर नेता इस पर फैसला लेंगे। पत्रकारों से पूछकर या फिर उसके माध्यम से थोड़ी ही सीट शेयरिंग होनी है। जब प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो फिर बुला करके बता दिया जाएगा। इसके बाद ही तेजस्वी यादव ने 13 जनवरी को शिक्षकों के लिए आयोजित हो रहे नियुक्ति वितरण समारोह को लेकर के कहा कि ये तो लगातार होते रहेगा। जहां हमने जो कमिटमेंट किया है उसे पूरा करेंगे। इससे पहले भी हमने शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया था, इसके बाद भी हमने जो कहा था वह कर रहे हैं। जब फिर से लाखों से ज़्यादा लोगों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, ये बड़ा कार्यक्रम है और फिर इस दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, यूपी के अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारी के बीच पड़ोसी राज्य बिहार में सियासी पारा बढ़ता जा रहा है। यह चर्चा है कि हर मास के बाद यहां फिर से बड़ा उलटफेर हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 13 जनवरी का बिहार दौरा टल गया है। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी 27 जनवरी को बिहार के बेतिया जा सकते हैं। ऐसे में चर्चा है कि 13 से 27 जनवरी के बीच बिहार में बड़ा खेल होने वाला है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार के पलटी मारने की आशंका जताई है। जहां जेडीयू नेताओं के बयान से इस बात को और हवा मिली है, जबकि पिछले कुछ दिनों से सीट बंटवारे को लेकर के जेडीयू नेता कांग्रेस पर हमलावर हैं। जब बिहार के मंत्री विजेंद्र यादव ने एक न्यूज़ चैनल से बातचीत करते हुए बताया है कि उनकी पार्टी बिहार की जीती हुई सीटों पर चुनाव जरूर लड़ेगी, बाकी सीटों पर जिसे समझौता करना हो करें। 2019 के लोकसभा चुनाव में जेडीयू का बीजेपी से गठबंधन था। पार्टी तब 40 में से 17 सीटों पर चुनाव में उतरी थी और उसे 16 सीटों पर जीत मिली थी। इस लिहाज से जेडीयू इस बार भी 17 सीटों पर दावा कर रही है। जैसे में सवाल उठता है कि अगर जेडीयू 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी तो फिर आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट को कितनी सीटें मिलेगी। सीट बंटवारे की घोषणा से पहले ही सीपीआई ने 5 सीटों पर दावा कर दिया है, जबकि सीपीआई-एम ने 3 सीटों पर लड़ने की बात कही है।
दोस्तों, इंटरनेट मीडिया पर दिन भर परोसी गई गलत जानकारी से खुश होने वाले बिहार के शिक्षकों के लिए सच्ची खबर है कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने त्याग पत्र नहीं दिया है। जी हाँ, वे सामान्य प्रक्रिया के तहत 16 जनवरी तक उपार्जित अवकाश पर हैं। जहाँ इस अवकाश यानी कि इस छुट्टी पर जाने वाले अधिकारी को सामान्य प्रशासन विभाग को सूचना देनी होती है, यह ताकि उनके छुट्टी में रहने पर दूसरे अधिकारी को संपूर्ण प्रभार दिया जा सके। आपको बता दूं कि के पाठक का एक पत्र सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा था। इसमें के पाठक ने खुद लिखा था कि वे शिक्षा विभाग में अपने पद से परित्याग कर रहे हैं। इस वायरल लेटर के बाद खबरें उठनी शुरू हो गई कि के पाठक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। बाद में तमाम हकीकत के बाद पूरी सच्चाई सामने आई है। जहां उनके अवकाश पर यानी कि उनके छुट्टी पर जाने के बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने शिक्षा विभाग के सचिव वैद्यनाथ यादव को संपूर्ण कार्यों के निष्पादन की जिम्मेदारी सौंपी है। वैद्यनाथ यादव 9 जनवरी को ही प्रभार संभाल चुके हैं। यहाँ आपको बता दें कि अधिकारी आकस्मिक अवकाश पर जाते हैं तब उन्हें अपने पद का प्रभार खुद परित्याग नहीं करना पड़ता है, लेकिन अर्जित अवकाश की स्वीकृति के बाद उन्हें खुद प्रभार से मुक्त होने की लिखित घोषणा करनी पड़ती है। यह ध्यान देने वाली बात यह है कि गुरुवार के दिन में ये खबर तेजी से फैली थी कि के पाठक ने इस्तीफा दे दिया है। उनका त्याग पत्र भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा था। के पाठक 1990 बैच के IAS अधिकारी रह चुके हैं। उन्होंने शुरुआती पढ़ाई यूपी से की थी। 1990 में उन्होंने कटिहार में पहली पोस्टिंग मिली। 1996 में पहली बार के पाठक पहली बार DM बने थे। जब 2015 में आबकारी नीति लागू करने में के पाठक का अहम योगदान रहा। जब के पाठक को जून 2023 में मद्य निषेध विभाग को हटा करके बिहार शिक्षा विभाग का प्रमुख सचिव बनाया गया था। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस ऐसा कैसा लगा आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।